हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट सेल डायमेंशन। अब यूनिट सेल डायमेंशन से हम क्या समझते हैं वो देखते हैं। तो हम देखिए, हम लोगों को पता है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉलिड क्या है? एक मैटर है। और मैटर क्या होता है? विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी, विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम वॉल्यूम, सही बात है। ठीक है, तो यानी कि जो कुछ स्पेस घेरता हो, जिसका कुछ वॉल्यूम हो, जो स्पेस घेरेगा उसका क्या होगा? कुछ मास भी होगा। और जिसका कुछ ऐसा कोई भी मैटर जिसका कुछ मास होता है, जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, तो वहां उसकी कुछ डेंसिटी भी होगी, है ना। तो वही चीज जो है आज की लेक्चर में हम लोगों को देखनी है। हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर? डेंसिटी निकालने वाले हैं। किसकी बच्चे? यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो जो डेंसिटी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है? मास चाहिए होता है, हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर डेंसिटी की बात करूं, आप लोगों को पता ही है फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होना चाहिए? मास ऑफ द यूनिट सेल, मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल के इक्वल होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि जो मास ऑफ द यूनिट सेल है वो किसके इक्वल होगा? वो किसके इक्वल होगा? पहली बात, मास ऑफ द यूनिट सेल किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट, है ना। तो अब देखिए, आप लोग बॉडी सेंटर पढ़ते हैं, आप लोग एफसीसी पढ़ते हैं, तो उनमें क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल डिफर करते हैं। बॉडी सेंटर में आपने 2 काउंट किए थे, एससीसी के अंदर आपने 8 इंटू 1/8 से मल्टीप्लाई करा के 1 निकाला था। ठीक है, एफसीसी के अंदर आपने 4 निकाले थे। तो जितने नंबर ऑफ एटम होंगे और हर एक एटम का अपना मास होगा, तो नंबर ऑफ एटम इंटू में मास ऑफ ईच एटम। समझ में आ रही बात? एक एटम का मास आपको पता होगा, इनटू में मल्टीप्लाई, उसको मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। डिपेंड करता है कि आपकी जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल कैसी है। तो यहां पर जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू में मास ऑफ ईच एटम, है ना, मास ऑफ ईच एटम। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहां पर अगर मैं मास की बात करूं तो नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो जो नंबर ऑफ एटम होते हैं उसको आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एफसीसी में 4 होते हैं, बीसीसी में 3 होते हैं, सॉरी 2 होते हैं, एससीसी में 1 होता है। तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। मास ऑफ ईच एटम स्मॉल एम से आप क्या करेंगे? उसको डिनोट करेंगे। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए कि चलो ये पता चल गया, लेकिन ये मास ऑफ ईच एटम निकाले कैसे? मास ऑफ ईच एटम आप लोगों ने निकालना सीखा होगा, मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हैं। मास ऑफ ईच एटम किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना। जो भी आप एटम का मास निकालना है उसका एटॉमिक कुछ मास रहा होगा, डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए? एवोगैड्रो नंबर। एटॉमिक मास को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एम से, और एवोगैड्रो नंबर को आप एन ए भी लगा सकते हो, इधर एन नोट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो मास है वो किसके इक्वल हो गया? यहां पर ये वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, जेड इंटू में एम अपॉन एन ए, है ना। जेड अपॉन में एम इंटू में एन ए हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए थी? डेंसिटी चाहिए थी। तो मास मुझे मिल गया। वॉल्यूम क्या होता है यूनिट सेल का? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? ए क्यूब निकाला था, है ना, ए क्यूब निकाला था हम लोगों ने। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम, मास लिखेंगे, एन ए इंटू में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से क्या निकल के आ गई? हमारी डेंसिटी निकल के आ गई। ये जो डेंसिटी निकल के आएगी आपकी, ये किस में निकल के आएगी बच्चे? मीटर में निकल के आएगी। किस में निकल के आएगी? मीटर में निकल के आएगी। अगर आप क्या कर देते, यहां पर जो आप ए क्यूब है, ये ए किस में निकल के आएगा? मीटर में।
तो अगर आप क्या कर दे, जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसको 10⁻⁴, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्या पढ़ रहे हैं एक ही, जो क्योंकि बहुत स्मॉल पार्टिकल है ना, तो इनकी जो लेंथ होती है, एज लेंथ वगैरह बहुत छोटी होती है। या तो ये पिकोमीटर में होती है, पिकोमीटर में रहेगी तो 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या फिर हम इसको किस में लेकर चलते हैं या फिर हम इसको किस में लेकर चलते हैं बच्चे, सेंटीमीटर क्यूब वगैरह में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो उतना ही क्या कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई हमें कराना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल गई मैं। यहाँ पर आपको क्या दिया मिलेगा, आपको ये जो वैल्यूज है वो एक ही वो पिकोमीटर में दी मिलेगी, और जो हमारी डेंसिटी होती है वो किस में होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगी ना, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू होगी अगर वो एंगस्ट्रोम में है तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर वो पिकोमीटर में है तो क्या कराना पड़ेगा, 10⁻12 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यूजुअली आपको किस में मिलेगी, एंगस्ट्रोम में मिलेगी बच्चे। एंगस्ट्रोम क्या होता है, 10⁻10 से ए को मल्टीप्लाई करा देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। एंगस्ट्रोम भी नहीं, सॉरी, ज्यादातर पिकोमीटर में मिलेगी। एंगस्ट्रोम में वेवलेंथ मिलती है, पिकोमीटर में आपको यहां पर मिलेगी। तो देखिए, एक पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है। मुझे क्या चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए। सो 1 पिकोमीटर विल बी इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें करनी है, तो हमें सेंटीमीटर में यूनिट चाहिए थी। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो अगर आपको क्या दे रखी है, जो एज लेंथ है वो किस में दे रखी है, पिकोमीटर में दे रखी है, और यूजुअली आपको पिकोमीटर में ही दी मिलेगी। तो आपको क्या कराना पड़ेगा, इस ए क्यूब को 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये एक ही क्यूब है, एक ए मिलेगा आपको पिकोमीटर में, दैट मीन्स आपको 10⁻⁻10 की क्यूब कराना पड़ेगा। दैट मीन्स 10⁻⁻30 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेंसिटी निकल कर आएगी वो क्या आएगी, Z इंटू एम अपॉन में NA इंटू 10⁻⁻30 ए क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपका डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, इसके एक दो न्यूमेरिकल निकालना देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 क्वेश्चन है। कहता है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन FCC। तो आपको ये पहले दिया मिलेगा कि स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। कौन सा है, यहाँ पर FCC स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो FCC स्ट्रक्चर अगर आपके पास में है तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो Z होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। तो ये बातें बच्चे आपको याद रखनी ही है। तो एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन FCC स्ट्रक्चर 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, क्या बोला है, 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, यानी कि मास ऑफ ईच एटम बता रहे हैं, ठीक है। मास ऑफ एटम कितना है, 200 ग्राम है, ठीक है। अच्छा, हैज 4.12 इंटू 10⁻24 एटम्स। वो इतने एटम्स क्या करता है, कंसिस्ट करता है। अब हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, फॉर्मूले में क्या देखा था, सबसे पहले देखिए वो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या था हमारे पास, Z इंटू एम अपॉन में A0 क्यूब इंटू में Na, ठीक है। तो यहां पर ये क्या था, नंबर्स थे, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर थे। वैसे तो अगर आपको जब तक दिए नहीं गए हैं तो आप वही जो आपकी यूजुअल वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 वही यूज करेंगे। अगर ये नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आप यहाँ पर Na पर की जगह पर क्या लेंगे, वही नंबर यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसने Na के जो नंबर ऑफ आइटम्स कितने दिए, 4.12 इंटू 10⁻24 एटम्स आपको दिए हैं। गॉट इट। उसके बाद इसने मुझे क्या दी है, डेंसिटी दी है। सो डेंसिटी इसने दे दी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यूज क्या है, इसने मुझे इंफॉर्मेशन जो है मुझे दी है। अब क्या पूछता है ये, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। क्या करनी है,
एज लेंथ फाइंड करनी है, और एज लेंथ को आप किससे डिनोट कर रहे थे, ए से, दैट मीन्स आपको ए फाइंड काउंट करना है। तो यहां से आप इस फॉर्मूले को क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, ए नोट क्यूब इधर चला जाएगा, रो इधर आ जाएगा। सो ए नोट क्यूब इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए नोट क्यूब इंटू एन ए। बस सिंपली अब क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। देखिए क्या आ जाएगा, ए क्यूब, जेड कितना आ जाएगा एफसीसी के लिए 4, एम इसने मुझे कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, है ना। ए नोट की वैल्यू, ए क्यूब क्या दे रखा है, सॉरी ए क्यूब तो मुझे निकालना है, ये रो है, ठीक है। रो कितना दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गॉट इट। और जो एनए की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है बच्चे, 4.12 इंटू 10⁻24। तो जब आप इस पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 26.968 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये किस में है आपके पास में, ग्राम में है, ठीक है। ये किस में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। ये क्या है आपके पास, नंबर ऑफ एटम, ये क्या है नंबर ऑफ एटम, ये कैंसिल हो जाएगा ग्राम से ग्राम, तो पर सेंटीमीटर क्यूब बच गया आपके पास में, ठीक है। सिंपली सॉरी पर सेंटीमीटर क्यूब तो इधर था, ऊपर जाके क्या बच गया, सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ए नोट ए क्यूब, तो क्यूब रूट यहां से इसका जब निकालेंगे तो क्यूब रूट इसको जो सोल्व करने के बाद में, यानी कि 26.968 इंटू 10⁻⁻24, इसका क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट से वैल्यू आ जाएगी 2.997 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आप इसको बाद में किस में कन्वर्ट करेंगे, पिकोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 299.7 पिकोमीटर। हालांकि देखो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बताया था, अगर पिकोमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और आंसर आपको बाद में किस में लाना है, पिकोमीटर में ही लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि बच्चे ये जो रेडियाई होती है बहुत छोटी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, इस वजह से छोटी यूनिट ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि आपने क्या किया है, चीनी के 2 दाने के लिए किलोग्राम की यूनिट यूज किया, नहीं ना, उसके लिए क्या बोलेंगे, ग्राम में, है ना। तो ऐसे ही कि अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजियम क्लोराइड। पिछली बार मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आपने उसका आंसर मुझे अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए तभी फायदा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज एज ए बॉडी ऑफ सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। देखो सॉरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, यानी कि यहाँ पर ये बीसीसी की बात कर रहा है, ठीक है। और बीसीसी के केस में जो आपका Z होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कितना होता है बच्चे, 1 होता है। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ वैल्यूज की, जो एससीसी होती है, एससीसी के केस में जो Z की वैल्यू होती है वो 1 होती है। बीसीसी के केस में जो Z की वैल्यू होती है, सॉरी 2 होती है, ठीक है। बीसीसी केस में Z की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। याद कीजिए क्या होता था, आपके 8 तो कॉर्नर्स होते थे, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस में, ठीक है। साथ में जो बीसीसी यानी कि जो बॉडी सेंटर होता है वो हर एक में कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो यहाँ पर बीसीसी क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद में क्या क्या और वैल्यू दे रखी है इसने मुझे, एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी मुझे प्रोवाइड कर रखी है विच इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहता है कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। एज लेंथ निकालने के लिए मुझे कहा है, तो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज एज अ बॉडी, तो गिवन क्या क्या है, एज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एंड हैज ए, तो यहां से मेरे पास गिवन है भाई जो Z होगा वो क्या होगा, 2 होगा। डेंसिटी मुझे गिवन है, तो यहां से पहले तो मैं निकालूंगी मास। तो सीजियम क्लोराइड का जो मास होता है वो होता है 168.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहां से मास निकालेंगे गिवन मास से। अच्छा अब एवोगैड्रो नंबर मुझे नहीं दे रखे, तो क्या हो जाएगा, यहां से एवोगैड्रो नंबर निकालूंगी 6.02 इंटू 10⁻23। सिंपली क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, Z इंटू एम अपॉन में A क्यूब इंटू में NA। बस वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में मैं क्या है आप पर छोड़ती हूँ, आपको सोल्व करना है।
इसके बाद में बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेडियस रेशियो। तो अगर मैं रेडियस रेशियो की बात करूं तो सबसे पहले डेफिनेशन को ही उठाते हैं कि रेडियस रेशियो क्या होता है। तो मेन जो चीज है ये किसके लिए निकालते हैं, आयनिक सॉलिड के लिए निकालते हैं, गॉट इट, और किसी सॉलिड के लिए नहीं निकालते। तो डायरेक्ट मैं बोलूंगी इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड, इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड the ratio of the radius of cation to the radius of anion is called radius ratio। यानी कि आयनिक सॉलिड के अंदर ही रेडियस रेशियो निकाला जाता है। और आपको पता है आयनिक आयंस का मतलब जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कैटायन और अनायन दोनों मिले तो कैटायन का टू दी अनायन के साथ में रेशियो निकालना क्या कहलाता है बच्चे, रेडियस रेशियो कहलाता है। तो नॉर्मली अगर मैं इसको लिखूं दैट इज रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन। ठीक है, तो रेडियस को मैं यहां स्मॉल आर से क्या करूंगी, रिप्रेजेंट करूंगी, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूंगी। कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज, अनायन है तो नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से क्या करते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके आयनिक कंपाउंड क्या हो सकता है, लाइक NaCl हो गया बच्चे, KCl हो गया, ZnS हो गया। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी बातें हैं ये तो आपको आई थिंक पता होंगी। ठीक है, अब यहां पर और कुछ और बातें करते हैं। तो कहता है कि जितना ज्यादा रेशियो होगा, यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन जितनी ज्यादा होगी, रेडियस ऑफ कैटायन जितनी ज्यादा होगी, रेडियस रेशियो उतना ही ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है कि ये वाली ऊपर वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेडियस रेशियो होगा। ठीक है, सो ये किस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कैटायन पर डिपेंड करता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में रेडियस ऑफ अनायन बड़ी होती है। इन एक्चुअल रेडियस ऑफ अनायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन। ये चीज आपने पीरियोडिसिटी के चैप्टर में पढ़ी थी कि व्हेन एन एटम लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इट विल गेट श्रिंक। तो क्या होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर वो श्रिंक हो जाता है, उसकी जो रेडियाई होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जब वो एक एटम जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, तो वो क्या हो जाता है, अपने साइज को बढ़ा लेता है। ठीक है, तो जो उसकी एटॉमिक रेडियाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है, अनायन की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, किससे, कैटायन की। तो इस तरीके का आयनिक कंपाउंड लेना है जहां पर हमें क्या देखने को मिले कि जो कैटायन है उसकी रेडियस ज्यादा मिले और अनायन की रेडियस क्या मिले, कम मिले। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों चाहिए हमें, देखो क्योंकि अगर कैटायन की रेडियस ज्यादा होगी तभी रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, और अगर रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, रेडियस रेशियो ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चे, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों होगा वो देखते हैं। इसी से कनेक्टेड एक और बात बताना चाहूंगी। देखो रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, रेडियस रेशियो ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आप समझते हैं कि नेबरिंग एटम ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा नेबरिंग एटम होंगे उतनी अच्छी क्या होगी, पैकिंग होगी। अब यहां पर मैंने एक बात कही कि रेडियस रेशियो ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे हुई, देखिए मान लीजिए ये मैंने क्या लिया, कैटायन लिया। ठीक है, एक तरफ इधर ये कैटायन ले लिया, दो डिफरेंट कैटायन ले लिया, एक छोटा ले लिया एक बड़ा ले लिया। तो ये कैटायन है, ये कैटायन है। अब आपने अनायन लिए सेम साइज के, दोनों केस में मैं सेम साइज के क्या ले रही हूँ, अनायन ले रही हूँ, लाइक दिस, इस साइज का मैं अनायन ले रही हूँ। तो इधर मैंने अनायन लगाया, ठीक है, एक अनायन इधर आया, एक अनायन इधर आया, एक अनायन इधर आया। सॉरी, यहाँ पर मैंने इनको टच कर दिया, ये आपस में टच नहीं होने चाहिए, कैटायन से टच होने चाहिए, आपस में टच नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इतने वो भी नहीं होते। मान लीजिए ये आपका कैटायन है, एक अनायन आपका ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड द फिफ्थ वन। ठीक है, इसमें देखिए इसी साइज के 1 2 3 4 5 6 7
है ना, यानी कि इसका साइज बड़ा हुआ तो नंबर ऑफ, ये क्या है, अनायन, नंबर ऑफ अनायन यानी कि जो स्फेरिकल पार्टिकल, हम पार्टिकल को पहले एक हार्ड स्फीयर की तरह कंसीडर करके चल रहे हैं, तो क्या होंगे, ज्यादा क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। छोटा होगा तो क्या होगा, देखिए ये अनायन अनायन है, ये एक दूसरे से भिड़ेंगे या एक दूसरे से क्या होंगे, लिंक्ड होंगे, तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से ये क्या नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, सेम चार्ज वाले। ठीक है, तो यहां से क्या देखने को मिला कि इस केस में कि जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होना यानी कि स्फेयर का साथ साथ ज्यादा होना, पैकिंग अच्छी होना तो हर एक सॉलिड क्या होगा बच्चे, स्टेबल होगा। दैट्स वाई क्या कहा कि जो रेडियस ऑफ कैटायन है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसी से रेडियस रेशियो ज्यादा होता है। रेडियस रेशियो ज्यादा होता है तो उसी से क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। रेडियस रेशियो ज्यादा होने से कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है। तो इस रेडियस रेशियो निकालने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो छोटी छोटी हमें पता ही है, चलो बता देती हूँ फिर भी, कि जो आपका जो स्फीयर है वो आप कैसा होना चाहिए, हार्ड स्फीयर की तरह कंसीडर करके चलेंगे। दूसरा आप यहाँ पर कहेंगे कि जो कैटायन एंड अनायन है, कैटायन एंड अनायन मस्ट क्या होने चाहिए, मस्ट टच ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अपोजिट चार्ज वाले हैं, तो अगर जुड़े होंगे तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, बाइंड होंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन जो अनायन एंड अनायन डू नॉट टच ईच अदर। वाई बच्चे, क्योंकि अगर टच करेंगे तो उनमें रिपल्शन आएगा तो आपका कोई भी जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो अनायन कैटायन से जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में जुड़े होने चाहिए, और वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि जो कैटायन है वो अनायन से ज्यादा नंबर में जुड़े होने चाहिए। तो ये था रेडियस रेशियो। तो यहाँ से कुछ रेडियस रेशियो की वैल्यूज निकाली गई है, बहुत ज्यादा डीप में हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, कुछ लिमिटिंग रेडियस रेशियो निकाले गए, आर रेशियो, आर नेगेटिव का कुछ रेशियो निकाला गया। कहता अगर इस रेशियो की वैल्यू आती है 0.732, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा। कई बार क्या होता है, सिर्फ ये वैल्यू दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर रखता होगा ये कंपाउंड। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड होगा। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में क्या होगा, 8 होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आप लर्न कर लीजिए। एग्जाम्पल लाइक इसका क्या हो सकता है, सीजियम ब्रोमाइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, टाइटेनियम ब्रोमाइड हो गया। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल है। ऐसे ही क्या कहता है, अगर मैं वैल्यू लेती हूँ, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, कम करते जाएंगे अब हम। तो अगर मैं वैल्यू लेती हूँ 0.414 से 0.732, इनके बीच में अगर रेडियस रेशियो है तो जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है, NaBr, CaS, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोन। अब और वैल्यू कम करके देखते हैं, तो जो वैल्यू है वो 0.225, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं बच्चे, वॉइड्स की थी। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड की आपने वैल्यू निकाली थी 0.414, 0.225 आपने टेट्राहेड्रल के लिए निकाली थी, है ना। तो अगर यहां से यहां तक के बीच में है 0.414, तो जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल होगा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं, जिंक सल्फाइड ले सकते हैं, कॉपर क्लोराइड ले सकते हैं, कॉपर ब्रोमाइड ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एंड लास्ट वन, अगर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाए, 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में आती है, तो जो वैल्यू, जो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, प्लेनर ट्रायंगुलर होगा। प्लेनर ट्रायंगुलर होगा, जिसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 3। इसका कुछ इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, B2O3, बोरोन ट्राई ऑक्साइड, बोरोन का ऑक्साइड। ठीक है, तो ये वैल्यूज बच्चे आपको याद करनी है। 1-2 क्वेश्चन इसमें से बन जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बन जाता है, डायरेक्ट आपसे ये वाली वैल्यू पूछ लेगा, तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, या फिर ये है तो इसका कुछ स्ट्रक्चर बताइए।
ठीक है। या फिर अगर आपको उल्टा भी दे सकता है, कह दिया कि स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है तो उसका रेडियस रेशियो क्या रहा होगा, ठीक है। या फिर एग्जांपल देख के आपसे डायरेक्ट रेडियस रेशियो पूछ सकता है। तो ये था रेडियस रेशियो के बारे में। अब रेडियस रेशियो में कुछ क्या थी, अरेंजमेंट से कुछ बातें निकल के आए। बातें क्या कहता है इट हैज बीन ऑब्जर्व इन सीसीपी स्ट्रक्चर। सीसीपी स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्जर्वेशन आई कि अगर हम वहां पर क्या लेके चलते हैं, n नंबर ऑफ स्फीयर्स लेके चलते हैं, n नंबर ऑफ स्फीयर। आप जैसे पार्टिकल को क्या मान के चल रहे हो, हार्ड स्फीयर मान के चल रहे हो, तो मान लो आपने नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने लिए, n लिए, ठीक है। तो वहां पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिले हमें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिले। दोबारा सुनिए क्या कहा कि इन सीसीपी अरेंजमेंट, तो जितने नंबर ऑफ वहां पर स्फीयर थे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल थे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी उतने ही थे। अगर n लेकर चले हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने मिले, n मिले, ठीक है। और अगर वहां पर जब टेट्राहेड्रल वॉइड को चेक किया गया तो वो कितने मिले, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से दुगने मिले, दैट मीन्स 2n मिले। यानी कि अगर आप यहाँ पर 4 स्फीयर लेके चल रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हैं, 4 है, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 8 है। और तो ये चीज कैसे निकल के आई, तो यहां से हम लोकेशन चेक करेंगे कि किसी भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर के अंदर सीसीपी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। एफसीसीपी और एफसीसी सेम होती है बच्चे बात, ठीक है। तो उसमें हम चेक करते हैं कि किस तरीके से जो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो 4 ही हुए और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हुए। तो यहां से हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी एंड सीसीपी, ठीक है बच्चे। तो एफसीसी की अगर बात करते हैं तो एफसीसी के अंदर जो जेड की वैल्यू होती है कितनी होती है, 4 होती है। और अभी जो हमने बात की थी कि जितने आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे और उससे दुगने क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। तो एफसीसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल जेड कितने होते हैं, 4 होते हैं। दैट मीन्स कि इसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होने चाहिए बच्चे, 8 होने चाहिए, ठीक है। तो इस जेड के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो दो जगह पर हमें देखने को मिलते हैं एफसीसी में, ठीक है। कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, एक मिलता है आपको बॉडी सेंटर में, वॉइड क्या होता है, खाली स्पेस। एक मिलता है आपको बॉडी सेंटर में, और एक जगह आपको कहाँ देखने को मिलता है, एज सेंटर पे। बॉडी सेंटर पे आपको एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलेगा, और एज सेंटर पे कितने देखने को मिलेंगे, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको दिखने को मिलेंगे। तो वही चीज अब हमें देखनी है कि कैसे, कि बॉडी सेंटर पे 1 और एज सेंटर पे 3, तो टोटल तो 4 ही हो गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वही हम अब काउंट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एफसीसी का स्ट्रक्चर ही बना लेती हूँ। ठीक है, ये तो क्या हो गई हमारे पास में, क्यूब हो गई, ठीक है। तो अब एफसीसी की बात करें तो क्या होता है एफसीसी पे, एफसीसी में क्या होते हैं, कॉर्नर प्लस में फेसेस। तो 8 तो हमारे पास क्या है बच्चे, कॉर्नर है। ये रहे 8 कॉर्नर्स, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 तो क्या हो गए हमारे पास में, कॉर्नर हो गए। बचे क्या हमारे पास में, क्या बच गए, फेसेस बच गए। फेसेस कितने हैं हमारे पास में, 6, ठीक है। यानी कि वॉल्स की बात कर रहे हैं। सो 1 2 3 4, ठीक है। एक बैक साइड में और एक क्या आ गया, फ्रंट साइड में। गॉट इट। तो ये तो क्या है आपका एफसीसी का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर के अंदर कैसे आपको वॉइड देखने को मिलता है। तो फिर से मैं क्या कर रही हूं, यहां पर एक क्यूब ड्रॉ कर रही हूं। ये क्यूब क्या कर दी बच्चे, मैंने ड्रॉ कर दी। तो बॉडी सेंटर में किस तरीके से मिलेगा आपको, वो सिर्फ और सिर्फ एजेस फेसेस की वजह से, ठीक है। बॉडी सेंटर में जो आपको क्या मिलता है, वॉइड मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ फेसेस की वजह से मिलता है। तो फेसेस देखिए आपके कहाँ कहाँ पर थे। एक फेस तो आपका ऊपर था, गॉट इट,
दूसरा नीचे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। ये क्या था आपका बच्चे बैक साइड में, और ये क्या था आपका फ्रंट साइड में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो 4 वॉल्स थी, यानी कि यूं चार, जैसे आपके रूम की 4 वॉल्स होती हैं, ठीक है, जो 4 वॉल्स थी तो उनको मैं क्या कर देती हूँ, ज्वाइंट कर देती हूँ। एंड टॉप एंड बॉटम वाले को मैं एक, यानी कि टॉप एंड बॉटम वाले काम क्या करते हैं, मान लीजिए एक ये होल है, ठीक है, ये एक होल है, तो टॉप और बॉटम वाले का काम क्या होता है, इनको कवर करके रखना। तो एक ऐसे इधर आ जाएगा और एक नीचे आ जाता है, लेकिन ये क्या है, आपस में जुड़े होते, तभी तो एक होल क्रिएट हुआ, है ना। मान लीजिए यहाँ पर 4 पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, तो ये जो चारों क्या है आपस में ज्वाइंट हुए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इस तरीके से। तो 5th वन यहाँ ऊपर आएगा, 6th वन ऐसे आएगा। तो जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया इस तरीके से, क्या किया, ज्वाइन किया, ये क्या है अपर साइड में, ये क्या है लोअर साइड में। तो ज्वाइन करेंगे तो ये खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो खाली स्पेस है ये वाला, इसी को आप क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा था, एक यूनिट सेल के अंदर एक ही बॉडी सेंटर होता है। भाई आपके एक रूम के अंदर एक ही तो बॉडी सेंटर मिलेगा, लेफ्ट राइट में तो अगर हो ही नहीं सकता। सेंटर क्या होता है, जो इक्वली डिस्टेंस पे हो, है ना। तो ये क्या होगा, तो बॉडी सेंटर कितने होंगे, एक ही होगा, क्योंकि बॉडी सेंटर होता ही यूनिट सेल में कितना है, एक। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होगा यहाँ पर, एक, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर। अब हम बात करते हैं एज सेंटर की, एज सेंटर की। तो इसी तरीके से मैं क्या कर लेती हूं बच्चे, एक क्यूब ड्रॉ कर लेती हूं। ये क्यूब मैंने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली, ठीक है। एजेस की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, एजेस क्या होंगे, काउंट होंगे। हमारे पास क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, कौन कौन सी काउंट होंगे। तो एज आपका ये है, एज क्या है, ये होते हैं ना, किनारे होते हैं। तो मैंने ऊपर वाले की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होंगे आपके, 2 तो कॉर्नर्स काउंट होंगे। एक एज की बात कर रही हूं मैं, यहाँ पर एक एज को लेके चलेंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने एजेस हैं हमारे पास में, ठीक है। 2 तो क्या होंगे, ये कॉर्नर्स इंक्लूड होंगे। एक ये जो फेस है आपका ऊपर वाला, रूफ लगा लीजिए, एक फेस ये रहा, ठीक है। इसको मैं दूसरे स्केच से करती हूँ। एक फेस क्या रहा बच्चे आपका, ये रहा, ठीक है। एक यही आपके रूम की जो बैक साइड की जो दीवार है, यानी कि जिससे ये कॉर्नर अटैच है, तो ये जो कॉर्नर किससे, बैक साइड वाली से है, तो एक आपका फेस ये रहा, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, इसके उस तरफ भी, उस बैक साइड में भी एक रूम और होगा, है ना। हम लोगों ने तो सिर्फ एक यूनिट सेल की बात कर रहे थे, तो एक रूम और होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका एक और फेस होगा। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर एक रूम है, तो एक और रूम इधर होगा, तो इसका भी फेस होगा और इसकी भी बैक साइड की दीवार होगी, ठीक है। तो एक फेस तो इसका और होगा, और इसकी भी क्या होगी, एक, जिस तरीके से ये बैक साइड की दीवार ली है, इसकी भी क्या होगी बच्चे, एक बैक साइड की दीवार होगी, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 और 4, इन चारों को क्या कर दिया, आपस में ज्वाइंट कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। ये क्या बन गया, एक वॉइड बन गया, खाली स्पेस मिल गया। ये कहाँ होगा, जैसे यहाँ पर ये ऊपर की तरफ से कवर कर रहा था और ये नीचे की तरफ से कवर करेगा, तो ठीक है। ये ऊपर की साइड से और ये नीचे की साइड से, ये कुछ इस तरीके से होल आपका। ये होल इस बार आपका ऐसे ना होके थोड़ा ऐसे है, तो ये वाला जो होल है, ठीक है, ये वाला जो होल है वो इस तरीके से इधर आया हुआ है, और ये वाला जो होल है वो आपका इस तरीके से आया, जैसे दीवार होती है ना आपकी दीवार, यानी कि ये होल आपका कुछ इस तरीके से है। इस आपने ये वाला जो पढ़ा था वो इस तरीके से पढ़ा था, ऊपर और नीचे आ रहा था, ये इस तरीके से ना होके इस तरीके से है। तो ये वाला जो है ये इस तरीके से कवर कर रहा है, और ये वाला जो फेस है आप इसको इस तरीके से कवर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो होल क्रिएट हो रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में, ये क्या है आपका एज था, बिल्कुल सेंटर ऑफ द एज में क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज सेंटर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज सेंटर। अब आप बताइए कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने एजेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं बच्चे, 12। भाई 4 ये हो गए, ऊपर का लगा लीजिए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4
4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले, 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरीके से टोटल कितने होते हैं एजेस आपके पास में? 12। ठीक है, एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 4। ठीक है, तो कितने आ गए? 3। तो यहां से आपके एजेस, एज सेंटर कितने, सॉरी एजेस के ऊपर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकल के आए वो कितने निकलेंगे? 3। बॉडी सेंटर कितना होता है? 1। तो यहां से कितने निकलेंगे? 1। और यही चीज तो हमने की थी कि बॉडी सेंटर पे कितना होगा? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा और एज सेंटर पे 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होंगे बच्चे क्रिएट होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल के केस की। टेट्राहेड्रल के केस में हमने बात की थी अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 8 होंगे। अब वही चीज हमें चेक करनी है कि 8 कैसे होंगे। तो वही मैं क्या करती हूँ, एक क्यूब जनरेट कर लेती हूँ। ये मेरे पास क्या हो गए? क्यूब। अब जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कहां पर क्रिएट होता है? अब ये मत कहना कि मैम अब हमें कैसे पता चलेगा। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि कहां से आपको एजेस उठाने हैं, कहां से आपको कॉर्नर्स उठाने हैं। ठीक है, तो यहां पर एक आपका क्या यूज होगा? कॉर्नर यूज होगा, ये कॉर्नर यूज होगा। ठीक है, 3 आपके फेसेस यूज होंगे, एक कॉर्नर, 1 कॉर्नर प्लस में 3 फेसेस। 3 फेसेस कौन से होंगे? एक ये अपर साइड वाला, एक ये इसमें जो बैक साइड पे भी तो है ना, एक जो होगा वो बैक साइड पे होगा और एक क्या होगा? इधर है। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो अब जब आप क्या करते हैं, इन चारों को ज्वाइन करेंगे, तो जब क्या करेंगे आप इन चारों को ज्वाइन करेंगे तो ये बीच में क्या आ गया? खाली स्पेस आ गया, जिसको आप क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। एंड दैट वॉइड इज टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या हो जाएगा बच्चे? टेट्राहेड्रल वॉइड आपका हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हो रही है? तो ये क्या है आपका? टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो गया। ये कहां पर हुआ? आप देखिए, इस वॉइड को जनरेट करने के लिए कितने कॉर्नर्स यूज हुए? 8। यानी कि एक कॉर्नर एक टेट्राहेड्रल वॉइड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सॉरी, कितने कॉर्नर यूज हुए? ओनली 1 यूज हुए। दैट मीन्स कि एक कॉर्नर क्या कर रहा है? एक टेट्राहेड्रल वॉइड को क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। तो टोटल कॉर्नर्स हमारे पास होते कितने हैं? 8। तो कितने वॉइड बन जाएंगे? एक क्या होते हैं? 8 क्या होते हैं हमारे पास? टेट्राहेड्रल, सॉरी 8 क्या होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं। एक कॉर्नर एक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बन गए? 8। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने थे हमारे पास में? 4। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं हमारे पास में? 8। तो यहाँ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे या फिर ये जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे और उससे डबल क्या होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। सो इसी पर बेस्ड क्या है, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में। देखिए, कहता है एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। एक कंपाउंड है जो फॉर्म हुआ है 2 एलिमेंट x एंड y से। एटम्स ऑफ द एलिमेंट y मेक CCP। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में ही जो अरेंजमेंट है बच्चे, तो अरेंजमेंट कैसी है? CCP है या फिर आप बोल सकते हो FCC है। दोज ऑफ एलिमेंट x, यानी कि y ने जो अरेंजमेंट CCP की है वही अरेंजमेंट किसकी है? x की है। ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कहता है कि सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या कर लिया इसने? ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब मान लेते हैं, तो इस कहता है कि इसका क्या बताइए मुझे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए। तो मान लीजिए कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, किसके? y के, इन CCP। अभी कुछ बता ही नहीं रखा है इसने, तो y के क्या है? CCP में कितने हैं? n है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एटम y के होंगे, दोबारा सुनिए, नंबर ऑफ एटम y के जितने होंगे, हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? जितने नंबर ऑफ एटम किसी यूनिट सेल में होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? सेम होंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑल्सो क्या होंगे? n होंगे। दैट इज नंबर ऑफ एटम इन CCP। और CCP में नंबर ऑफ एटम हम कितने कंसीडर करके चल रहे हैं? n नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए बच्चे? n हो गए।
ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, एन है, तो इसने कहा कि सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। एज ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कह रहे थे, दोज ऑफ द ऑक्यूपाई ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही ऑक्यूपाई की हैं, ठीक है। देखो, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट एक्स एंड वाई, एटम ऑफ द एलिमेंट वाई मेक सीसीपी, ठीक है। वाई ने सीसीपी अरेंजमेंट की बात कर रहा है, दोज ऑफ एलिमेंट एक्स, जो एक्स की भी यही है, और एक्स और वाई दोनों ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही ऑक्यूपाई किए हैं, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो जितने, तो अगर वाई एन है तो एक्स भी कितना होगा, एन ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स भी क्या किस में होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ही होंगे। तो यहां पर जो एक्स और वाई का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ एक्स वाई, एक्स कितना है, मान लीजिए क्या माना था, क्या आया था, एन, वाई हमने माना था एन, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। तो जो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है बच्चे। इसने सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात की, वो हमने काउंट कर लिया एन। तो एक्स ने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही क्या किए, ऑक्यूपाई किए, वाई ने भी, तो कितने हैं, एन एन ही है, तो वही उनका रेशियो निकाल लिया। रेशियो से क्या निकल के आ गया, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एचसीपी लैटिस। एक एलिमेंट बी है, उसने एचसीपी लैटिस क्या है बनाया, किया है, एलिमेंट फॉर्म किया है एचसीपी लैटिस, एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। जो ए एलिमेंट है उसने क्या किया है, 2/3 ऑक्यूपाई किया है किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 ऑक्यूपाई किया है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, सो लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ एटम्स इन एचसीपी लैटिस, ठीक है। सपोज नंबर ऑफ एटम्स इन एचसीपी लैटिस, सो एचसीपी लैटिस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, बी ने ही तो क्या किया है, फॉर्म किया है, तो यानी कि बी की बात कर रहा है, वो मान लिया मैंने कितने, एन, ठीक है। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे तो क्या होंगे, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात ही नहीं कर रही अभी, तो है ना। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट बी फॉर्म एचसीपी लैटिस एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ए, ठीक है। तो दोबारा सुनिए, एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एचसीपी लैटिस, एचसीपी लैटिस ने बनाया दोज ऑफ द एलिमेंट ए। अब जो एलिमेंट ए है ऑक्यूपाई किया है 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिए नंबर ऑफ एटम इन एचसीपी लैटिस कितने थे, एन थे, लेकिन जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते थे वो इक्वल होते थे नंबर ऑफ एटम्स के, लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते थे वो क्या होते थे, 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंसीडर करती तो वो कितने होते, एन ही होते, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते वो कितने होते, 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी हम पढ़ के आए थे यही चीज कि जितने नंबर ऑफ एटम होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 2 इंटू में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, एन होंगे, हालांकि इसने जिक्र नहीं किया है, ये निकालने के लिए मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर कहता है कि दोज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। 2/3 इसने टेट्राहेड्रल वॉइड क्या किए हैं, ऑक्यूपाई किए हैं, ठीक है। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे यहाँ पर, टेट्राहेड्रल वॉइड एक के लिए कितना हो गया, एक के लिए कितना हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, एक के लिए ये क्या है, एन, 2n। तो ऑक्यूपाई कितने किए हैं, 2/3 इंटू में क्या आ जाएगा, 2n, है ना। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखो दोबारा सुनो इस क्वेश्चन को, अगर कंफ्यूजन हो रही है दोबारा से देखिए कि एटम ऑफ द एलिमेंट बी फॉर्म एचसीपी लैटिस, ठीक है। बी ने एचसीपी लैटिस को क्या किया, फॉर्म किया, ठीक है। बी ने एचसीपी लैटिस को क्या किया, फॉर्म किया। सपोज करते हैं, उसके बाद कहता है कि जो ए एलिमेंट है, दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो जो ए ने क्या किया, टेट्राहेड्रल वॉइड के का 2/3 ऑक्यूपाई किया, तो उसके लिए मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड तो निकालना पड़ेगा ना, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है वो हम निकाल रहे थे, ठीक है। वट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दोज एलिमेंट। तो एक बात गांठ मान लीजिए बच्चे कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम होंगे
जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, ठीक है, उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। और जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उससे कितने होंगे, 2 गुना में, 2 गुना कितने होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये बस ये दो बातें याद रख लेना। अब करते हैं क्वेश्चन। तो सो लेट अस सपोज नंबर ऑफ एटम इन HCP, और किसने किए, फॉर्म्ड बाय B, कितने हैं, N है, ठीक है। अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ एटम N है तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कितने हो जाएंगे, 2N हो जाएंगे। लेकिन ये कहता है कि जो एलिमेंट A है उसने टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। सो क्या कहेंगे कि बाय एलिमेंट A ऑक्यूपाई कितना किया, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने निकल के आए मेरे, 2N, ठीक है। तो ये किसका रेशियो निकल के आया, A का। B कितना है, N है, तो A रेशियो B निकालेंगे। तो A कितना है मेरा, 2/3 इंटू 2N, ये कितना है मेरे पास में, N, ठीक है। तो बस रेशियो निकाल लीजिए इसका। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास में 4/3N रेशियो N, N से N कैंसिल हो गया, ठीक है। ये किसके लिए था, A के लिए था, ये किसके लिए था, B के लिए था। तो ये क्या हो गया, 4/3AB, ये रेशियो आया, 3 उधर चला जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो A4 रेशियो B3, ठीक है। ये 3 उधर जाएगा ना, तो B इनके बेस में लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आई। अगर मैं इस यूनिट के पार्टीशन की बात करूं, 2 पार्टीशन की बात करूं, तो 1/2 ऑफ दिस यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तब तक बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।